article delves into the fascinating world of atoms, covering various topics from the CBSE Standard 12 syllabus, as well as IIT NEET physics and other state boards. It offers a comprehensive discussion on important concepts such as impact parameter, scattering angle, and the number of alpha particles emitted. Furthermore, it explores Rutherford's atomic model, shedding light on its merits and demerits. With a focus on knowledge explanation, this video provides a concise, yet informative overview of these key topics. Okay, people, yesterday we had आपके कुछ फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए थे. इन फॉर्मूले को याद करने की कतई भी कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है. बट जो मेन जिन चीज़ों से ये डिराइव होता है उसको प्लीज़ याद रखिए, ठीक है. जैसे आपके जो कल हमने डिस्कस किए थे, जैसे एक होता है आपका 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर होता है, ये एक फॉर्मूला है. फिर आपका आता है डी बोगाइल का वेवलेंथ विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये दूसरा है भाई साहब, ठीक है. और क्या है, इन दोनों को मिलाकर हमको क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम विच इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये मिलता है हमको एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. चौथा जो डेरिवेशन प्रोसेस हमने यूज़ किया था वो ये था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हम देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ठीक है. ये आपका भाई साहब हो जाएगा. इसकी जगह पे आप इसकी जगह पे आप के लिख सकते हैं विच इज 9 × 10⁹, ठीक है. तो ले देकर इन 3-4 फॉर्मूले से आप बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं. एक तो आपका भाई साहब आर कितना होगा, दूसरा आपका वी कितना होगा, ठीक है. ये सारी तमाम चीज़ें आप निकाल सकते हैं, ठीक है. हमने देखा कि बोर का रेडियस अगर हम कंसिडर करें, व्हाट इज बोर्स रेडियस. बोर्स रेडियस इज बेसिकली अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है जहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 1 और उसमें आपने पहला ऑर्बिट लिया हुआ है जहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, ठीक है. तो इसके हिसाब से r की वैल्यू कितनी आ रही है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. ये वैल्यू आ रही है 0.53 एंगस्ट्रॉम. क्लियर है. दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिराइव्ड यस्टरडे, ठीक है. ओके, तो अभी इसी को आगे चलाते हैं भाई साहब. v इज इक्वल टू हाउ मच, v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, ये हमने कल डिराइव किया था, ठीक है. एनर्जी, अभी देखो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है किसी भी बॉडी की, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. सो इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्जेस. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. दैट विल बी हाउ मच पीपल, ठीक है. K इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. हर समय इस चीज़ को याद रखना, जो भी आप पढ़ रहे हो ना और जिस भी स्टेज पे आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें थोड़ी अधूरी रहती हैं, ठीक है. जैसे आपने 10th में एक टाइम पे पढ़ा था कि भाई साहब ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और आज की तारीख में भाई साहब ऑर्बिट्स होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. हमसे बोल सकते हैं कि 90% पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पाई जाने की, ठीक है. तो मतलब जो आपने पढ़ा था 10th में वो अधूरा था, लेकिन आपके ब्रेन और आपके एजुकेशन करिकुलम के तहत उतना हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बात को हमने वहीं पे रोक दी थी. समझ में आता है ये, ठीक है. सो व्हाट यू स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड इज नॉट एक्चुअल द साइंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है. व्हाट यू आर स्टडीइंग हियर इज द एक्चुअल वन. क्या यहाँ पे भी कुछ खामियां आपको नजर आ रही हैं? ये मैं आपके फिलहाल के नॉलेज पे पूछ रहा हूँ, ठीक है. मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बीएससी कर चुके हैं या लेट से बी कर चुके हैं, उसके बाद आप कोई साइंटिस्ट बन चुके हैं, उसके बाद मैं नहीं पूछ रहा हूँ. आप जिस लेवल पे अभी हैं 12th स्टैंडर्ड में, मैं उसी लेवल पे पूछ रहा हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है क्या ये सही है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या ये सही है? चीज़ों को देखो, आपका फ्यूचर स्टडी का स्कोप समझो, ठीक है. किसी ने आपको 10th में नहीं बताया रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो गलत है ना. अगर बताया होता तो तुम भाई साहब वहीं पे ठमक जाते, ठीक है. तो किसी ने बताया ना, आज आप 11-12 में, ये क्या हो रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से हो गया, हमने तो ये पढ़ा था के शेल है, एल शेल है, और आज ये सारी चीज़ें खारिज हो रही हैं, ठीक है. आज ये सारी चीज़ें डिसअप्रूव हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे आपने सिर्फ रदरफोर्ड तक ही पढ़ा था, बोर तक आपने पढ़ा नहीं था, या तो सिर्फ नाम सुना रहेगा. मैक्सवेल तक आपने पढ़ा नहीं था, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके कोर्स में नहीं था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड नहीं था. तो ये सब तमाम एस्पेक्ट्स आपके नहीं थे. अगर होते तो सिलेबस बहुत लंबा हो जाता और आपके स्कोप के बाहर होता, ठीक है. यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको जो गलत हो सकता है,
है। देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ों को, देखो एक तरफा साइंस कभी पढ़ने की कोशिश मत करना, और करोगे भी ना तो तुम लिमिटेड नॉलेज में रह जाओगे। चीज़ों को क्वेश्चन करने की समझ, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऐसे घूम रहा है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो भाई साहब, हाफ mv² हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी, बट इज दिस करेक्ट, इज इट नॉट अंडरगोइंग अ रोटेशनल मोशन एज वेल? भाई ये घूम रहा है, उसके वजह से तो इसकी ये हो गई भाई साहब, इसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, है ना, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऐसे भी तो घूम रहा है ये, ऐसे भी तो घूम रहा है। और रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी की रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अरे चचा और चाची लोग भाई साहब, आई की जगह, एम की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा, आप आई ओमेगा स्क्वायर। इस चीज को आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके नॉलेज के बाहर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड हियर, आपने सीधा सीधा इसका ट्रांसलेशन मोशन ही निकाला है, ओके। सो आपने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे हाफ mv² हो गया। अभी ये हाफ mv² किसके बराबर है, किस लिए वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसके लिए रोटेट कर रहा है भाई साहब। आपने देखा यहाँ पे क्या है, mv²/r, ये किसके बराबर है, 1/4πε0 ZE²/r का स्क्वायर। दिस इज व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आप बताओ यहाँ पे हाफ mv² चाहिए आपको, हाफ mv² चाहिए, इस r को भाई साहब इधर ढकेल दो, ठीक है, तो mv² की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1/4πε0, ठीक है, ZE², इस r को तुमने इधर ढकेला, ये r इधर आ गया, अपॉन r का स्क्वायर, कैंसलम, तो ये हो गया भाई साहब mv²। इसका हाफ करना है, हाफ कर लो भाई साहब, इधर भी हाफ डाल दो, हाफ इंटू इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, k ZE²/r, क्लियर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो गई भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी, और ध्यान रहे ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है ये, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv का स्क्वायर, दैट विल बी हाफ kZE²/r, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे यही आ गया, देखो हाफ mv² kZE²/2r, मतलब हाफ, ठीक है, ये इसको अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ kZE²/r, क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इसी इलेक्ट्रॉन का इन द nth ऑर्बिट भाई साहब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर होगी 1/4πε0 q1 q2/r का स्क्वायर, विच इज व्हाट, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि q1 हो जाएगा भाई साहब आपका जो सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसका चार्ज, तो ZE, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भाई साहब E अपॉन R का स्क्वायर, तो kZE²/r का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, बता सकते हैं भाई साहब, ये -kZE²/r क्यों दिखा रहा है, बोला जल्दी से बोला, फटाफट, हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप ना कभी भी जब वेक्टर को लेते हैं ना, तो जब वो उसके सामने नेगेटिव लगा रहे हैं तो उसका अर्थ अलग है, और स्केलर को लेते हैं उसके सामने नेगेटिव लगा रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग है। वेक्टर को सामने अगर आप नेगेटिव लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन आप लेकर चल रहे थे उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपने F लिखा हुआ है, F की लेग से डायरेक्शन इधर होगी तो -F क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात F की कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, विच इज इन इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी। तो क्या स्केलर क्वांटिटी पे भी नेगेटिव लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लग रहा है बताओ, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका जो ZE है ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और E जो है वो क्या है, नेगेटिव है। 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज आपका पॉजिटिव है, न्यूक्लियस का चार्ज आपका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आप दो क्वांटिटीज, दो ऑपोजिट चार्जेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो,
दो ऑपोजिट चार्जेस तो नहीं बोल सकते, दो चार्जेस जिनका मतलब डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे, मतलब एक अगर प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका इसीलिए माइनस आ रहा है, ठीक है, के जेड ई इंटू माइनस ई, तो आपका आ गया के जेड ई का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अभी आपने देखो यहाँ पे निकाला पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो गई भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी हो गई ये, ठीक है, माइनस जेड ई का स्क्वायर। और आपने भाई साहब काइनेटिक एनर्जी निकाल के रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना निकाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू भाई साहब के जेड ई का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, है कि नहीं, क्लियर है। ओके, तो अभी अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो के जेड ई का स्क्वायर बाई 2r, किधर गया यार, अपन ने निकाला था नहीं, किधर था, हाँ यहाँ पे 2r आएगा ना, हाफ एम बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो गया हाफ, ठीक है, इसको हो गया के जेड ई का स्क्वायर, ठीक है, और एक आर और एक आर कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे हो गया आर, है ना, ये होगा ना भाई साहब। देखो अपना भाई साहब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी का स्क्वायर है भाई साहब, हाफ एम वी का स्क्वायर है। हमने देखा कि भाई साहब सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, विच मीन्स के जेड ई और ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे बताओ मैं यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं पूछता हूँ यहाँ पे पहले, यहाँ पे कितना हो गया ये जेड ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इस आर को इधर ढकेल दिया तो ये हो गया जेड ई स्क्वायर बाई आर, है ना, और हाफ था ना यहाँ पे, अच्छा चलिए एम वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इन दोनों को भाई साहब हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ के जेड ई का स्क्वायर बाई आर, क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ठीक, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, है ना भाई साहब, इंटू आर, क्लियर। ये तो फोर्स हो गया ना, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होती है एनर्जी, तो इसका हो गया भाई साहब कितना, के Q1 की वैल्यू हो गई जेड ई, इसकी वैल्यू हो गई माइनस ई अपॉन आर, ये माइनस जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताओ यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में माइनस ई लिया हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में माइनस ई क्यों नहीं लिया, बोला जल्दी से बोला। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं आपसे भाई, एक कैलकुलेशन में आप वहां पे बराबर माइनस ई ले रहे हो, दूसरे वाले कैलकुलेशन में काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में आप ये माइनस ई क्यों नहीं डालोगे यहाँ पे, जल्दी से बोलो, जल्दी से फटाक से भाई साहब। अरे बड़ा जल्द से एकदम, अगर मैं 6-7 के लेवल के बच्चे के दिमाग की बात करूं तो वो क्या आंसर देगा, पोटेंशियल में, नहीं एकदम 6-7 स्टैंडर्ड में जाओ, ठीक है, हाँ। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूविंग बॉडी की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी को देखो क्या है, हाफ है, ये नेगेटिव नहीं है, मास है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वी स्क्वायर कतई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो वी स्क्वायर कर दिया आपने तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वी तब फिर भी नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब किसी भी मूविंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भाई साहब नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपने आप कम होता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, और यहाँ पे प्लस चार्ज है और इधर प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रिपल्शन की वजह से, या नेगेटिव दो चार्ज है रिपल्शन की वजह से बढ़ता जाएगा, तो एक में आपका नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे में होगा आपका पॉजिटिव, क्लियर है पीपलम, ओके। सो इसी तरह से आपका यहाँ पे हो गया, तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब कितना आ गया,
माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। टोटल पोटेंशियल क्या बोल रही हो, कट गया ना ये, देखो आर और ये ऐसा कट गया तो इसी नीचे आर आया ना, आर स्क्वायर है ना, ये ऊपर आर था, कैंसिल हुआ तो इसीलिए नीचे आर आ गया। ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यह पे कितनी हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो आपका यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो। टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी भाई साहब आपका हो गया हाफ के जेड ई का स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई का स्क्वायर बाई आर। क्लियर है, के जेड ई स्क्वायर को भाई साहब बाहर निकाल लो, के जेड ई का स्क्वायर बाई आर, इसको बाहर निकाल लो, हाफ माइनस 1, तो ये हो गया कितना भाई साहब, के जेड ई का स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, के जेड ई का स्क्वायर बाई 2r, तो आपका भाई साहब ये हो गया नेगेटिव। मैच दिख रहा है ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, पूरा सेटअप गड़बड़ है, सेटअप गड़बड़ है मतलब अगर तुम आईपीएल देखते हो तो आईपीएल में जो पहली वाली टीम आती है, फर्स्ट टीम, उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, हम अनबीटन पहुँचे वहाँ तक, लेकिन अगर आज का मैच हार जाते हैं तो फाइनल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो काहे मेहनत कर रहे हो भाई साहब, जीत गए तो देख लेंगे, नहीं जीते तो और क्या, टाइम वेस्ट है और क्या है। एक्चुअली में पहली टीम को 2 मौका मिलना चाहिए, है नहीं हमारा सिस्टम ऐसा। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, देखो के जेड ई स्क्वायर बाई 2r हो गया। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर, अभी के मतलब आपका देखो यहाँ पे निकाला था हमने जेड ई स्क्वायर बाई 2r, आर की वैल्यू कल हमने निकाली हुई थी, देखो ये इतना बड़ा एक तो आर का वैल्यू आया था। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एन आर की वैल्यू कितनी आई थी, आर की वैल्यू आई थी भाई साहब, आर की वैल्यू आई थी कल जो हमने डेरिवेशन किया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर, ये आया था भाई साहब आर का वैल्यू। तो अभी आपका टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आया है भाई साहब, टोटल एनर्जी का वैल्यू आया है माइनस, ठीक है, के जेड ई का स्क्वायर माइनस के जेड ई का स्क्वायर बाई 2r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे माइनस के लिख दो। ठीक है, माइनस के जेड ई का स्क्वायर बाई 2r, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब यहाँ पे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर स्क्वायर, बाकी सब गया ऊपर। ठीक है, टू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, दैट विल बी द वैल्यू। यहाँ पे कट्टम कुट्टम सब करोगे देखो 2 2 जा 4, तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज जो भी हैं प्लीज इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए डेरिवेशन का। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलेज से आप वी भी निकाल रहे हैं और आर भी निकाल रहे हैं। ठीक है, और आगे के सारी चीज़ों को जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन सारी चीज़ों को भाई साहब आप ऐसे ही निकाल रहे हैं। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस वे। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बोर्स रेडियस को आपको दिखाना है कि इतना लंबा कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेट ना करके आप सीधा 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। ठीक है, आर बी क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, कुछ बुक्स में 0.52 एंगस्ट्रॉम भी लिया गया है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इक्का दुक्का आपका उसमें मार्क्स नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिकेट्स that the electron is bound to the nucleus by means of electrostatic attraction। तो जहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वहां पे भाई साहब आपका एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, एनर्जी विल बी नेगेटिव। जैसे अगर आप देखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसी अर्थ के ऊपर किसी चीज की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, okay, so by means of electrostatic and some work is required to be done to pull it away from the nucleus। तो देखो
इस चीज को समझो कि हमारा जो रिजल्टेंट एनर्जी आया है वो नेगेटिव क्यों आया है। क्या ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर इन सब वैल्यूज को, जैसे आर की वैल्यू देखो, यहाँ पे से आपने आर की वैल्यू निकाली, वी की वैल्यू निकाली, वही आगे चल के आप पुटअप करते जा रहे हो। आपने यहाँ पे कितना निकाला भाई साहब? दिस वाज द टोटल एनर्जी, राइट? दिस इज द टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी इस आर की जगह पे आप वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है? आर स्क्वायर नहीं होगा यार, किधर गया? 2r था ना भाई साहब, ठीक है? सो दिस, हाँ ये वाला आपका है वैल्यू, ये माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये टोटल एनर्जी आ गई। इस आर की वैल्यू आप यहाँ पे डाल रहे हो, आर की वैल्यू डाल रहे हो तो ये तमाम इतना बड़ा सा एक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी एस। इसको याद रखना नामुमकिन है, इसको डिराइव करते रहिए, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? यहाँ पे जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? देखो नेगेटिव क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये टोटल पॉजिटिव है, ठीक है? नेचुरली क्या होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अगर आप इनको दूर रख रहे हो तो इसका मतलब आपका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। यू आर कीपिंग अ स्पेस बिटवीन देम इन ऑर्डर टू कीप देम सेपरेटेड। इनका नेचुरल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपका जो वर्क डन है वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट है, तभी जाकर आपका वर्क डन हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसीलिए वर्क डन आपका या एनर्जी जो है आपकी नेगेटिव होगी, दैट विल बी द वर्क डन। ओके 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 ओके। देखो जब फोर्स के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। मैंने अगर किसी चीज को धक्का दिया और वो भाई साहब ऐसे गया तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अभी समझ लो ये लुढ़क रहा है, इसका नेचुरल फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है, और मैं भाई साहब इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, मेरा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? फोर्स, नेचुरल फोर्स इस तरफ है, लेकिन आई एम वर्किंग टू कीप इट अबव। तो समझो इस चीज को कि अगर ये फ्लैट सरफेस होता और अगर मैं इसको मूव कर रहा होता और ये इंक्लाइंड सरफेस है और मैं इसको मूव कर रहा हूं, किस में ज्यादा वर्क डन होगा? इंक्लाइंड सरफेस में ज्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि भाई साहब उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इस तरफ जाने का। इसीलिए मेरा नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो व्हेनेवर वी आर हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज अगेंस्ट द फोर्स अप्लाइड, ऑब्वियसली द वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है? ओके ओके ओके, ऑलराइट। तो अभी हम आएंगे भाई साहब लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, ठीक है? तो ये आपके भाई साहब सीरीज हो गए। ये आ गया भाई साहब आपका nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी। इसको हमने थोड़ा सा सेपरेट आउट करके लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2 आपका कांस्टेंट, पाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k स्क्वायर मतलब 1/5 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर विच इज 9 × 10⁹ का स्क्वायर, z स्क्वायर भाई साहब डिपेंड करेगा एटम के एटॉमिक नंबर पे, और e⁴ ये भी कांस्टेंट, h स्क्वायर ये भी आपका प्लैंक का कांस्टेंट, 1/n स्क्वायर। तो ले देके अगर आप देखोगे इस पूरे टर्म में ये जो वैल्यू है, ये और ये दोनों ही भाई साहब उपद्रव करेंगे, क्योंकि ये दोनों चेंज होते जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? तो आपकी En की वैल्यू आ गई। फॉर बोर्स थियरी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 1, ठीक है? तो आपका 2 पाई ये पूरा into 1/n स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, whenever an electron makes a transition from a higher energy level to a lower energy level, the difference of energy appears in the form of a photon. photon क्या है भाई साहब? लाइट है, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपका एमिट होगा, ठीक है? सो इसको हम क्या बोलेंगे? E2 माइनस E1। आपने क्या किया है? E1 पे जो फर्स्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है और जो इसका एनर्जी है उसको एनर्जी दी है ताकि वो E2 पे लैंड अप करे, लेकिन वो अपने आप को वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस आएगा, और वापस आते समय भाई साहब फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, एनर्जी एमिट होगी, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे एच भी कितना हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर एम, यहाँ पे आप देखो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ h स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं? ओके। देखो भाई साहब यहाँ पे En की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी? En की वैल्यू हो गई -2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम के का स्क्वायर z का स्क्वायर e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। समझ में आता हूं? ठीक है, ओके। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में z की वैल्यू तो हो गई भाई साहब 1, ठीक है, ओके। तो En की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? En की वैल्यू हो जाएगी -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? -2 पाई स्क्वायर m k
के स्क्वायर ई रेज टू 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है? अभी ई एन वन की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? ई एन वन की वैल्यू हो गई -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एन स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है, एन वन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये हो गया। ई एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एन टू का स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एच फ्रीक्वेंसी ई एन टू माइनस ई एन वन। ठीक है, तो ई एन टू माइनस ई एन वन। अभी भाई साहब इससे इसको आप माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखना भाई साहब, यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 एन टू का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका? प्लस। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 एन वन का स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? इतना पार्ट भाई साहब देखो, इतना वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, इतना वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं भाई साहब आप यहाँ पे? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एच का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा भाई साहब? -1 बाई एन टू का स्क्वायर प्लस 1 बाई एन वन का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एच का स्क्वायर 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? इस वाले हिस्से को हम एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आर हो जाता है ये। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली, तो ये 2 पाई स्क्वायर एम के रेज टू स्क्वायर ई रेज टू 4 एच स्क्वायर 1 बाई, तो आपका ये हो गया एच इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज एनर्जी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये c जो होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इंटू होता है भाई साहब लैम्डा। ठीक है, इसको कैसे हम रिमेंबर करते हैं? देखो c का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड, और लैम्डा का कितना होता है? मीटर, तो मीटर इंटू पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका c विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई साहब वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर क्या होता है भाई साहब? वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, 1 बाई लैम्डा होता है ये। ठीक है, वेव नंबर इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ। अभी यहाँ पे देख लो कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस लैम्डा को इधर लाओगे तो 1 बाई लैम्डा हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? फ्रीक्वेंसी बाई सी। समझ में आता हूँ, ओके। तो फ्रीक्वेंसी बाई सी हो गया। फ्रीक्वेंसी आपने अभी निकाली, मतलब यहाँ पे देखो 1 बाई लैम्डा, तो v बाई सी हो गया। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, दिस कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नहीं, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। आपका यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया था? h फ्रीक्वेंसी है ये 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। इस h को इधर ले लो भाई साहब, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन h इधर आया तो ये हो गया h क्यूब, और इधर कितना बचा बच्चा वाड़ी? 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अभी आता है आपका वेव नंबर। वेव नंबर इज दिस अपॉन सी, तो मतलब इसको देखो, इसका कितना हो गया भाई साहब? फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 एच क्यूब सी, और यहां पे हो गया आपका 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर, ये हो गया आपका वेव नंबर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर, क्लियर, क्लियर। इसी को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे चीज को हम बोलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर होता क्या है भाई साहब? इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेव नंबर दिस इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा होता है। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। n1 क्या है? n1 वो ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन लैंड कर रहा है।
N2 क्या है, जहां से वो लैंड कर रहा है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, वो N1 से N2 पे पहुंचा और N2 से वापस N1 पे आएगा, तो N2 हो गया आपका वो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे लैंड कर रहा है, N1 पे लैंड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वेव नंबर। वेव नंबर इज 1 बाई लैम्डा, रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, हम ओके ओके ओके। तो आप देखो यहाँ पे अलग अलग सीरीज जनरेट होती है, ठीक है। देखो इसको समझिए, समझ लो ये आपका हो गया पहला N1, ठीक है। ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से भाई साहब कहां पे जंप कर रहा है, पहले वाले पे। लेट्स से यहां से जंप कर रहा है, जहां पे n की वैल्यू कितनी है 6, यहां पे जंप कर रहा है, n की वैल्यू 5 4 3 2 1, ऐसे भाई साहब 2 तक ही होगा। तो इतने सारे जहां से भी वो जब इस पे जंप कर रहा है, तो जो सीरीज जनरेट होती है फ्रीक्वेंसी की, ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ये क्या जनरेट करती है, अल्ट्रावायलेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, ठीक है। दिस इज बेसिकली जनरेटिंग अल्ट्रावायलेट रेज एंड दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज, ठीक है। अगर N2 के ऊपर जितने भी हैं 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां पे, n इज इक्वल टू 2 पे, तो जो सीरीज जनरेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज, एंड दिस इज बेसिकली विजिबल रेंज। आपका विजिबल रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहां से कहां तक है भाई साहब, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ये आपका विजिबल रेंज है अप्रोक्सीमेटली, ये विजिबल रेंज में आता है, ठीक है। और इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 के ऊपर जितने भी तमाम ऑर्बिट हैं, उन ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 टिल इंफिनिटी, वहां से जब n इज इक्वल टू 3 में लैंड कर रहा है, तो जो सीरीज जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद आता है आपका फंड सीरीज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आपके भाई साहब स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस विच आर जनरेटेड, ठीक है। पढ़ चुके हैं आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बट जस्ट इन केस, ठीक है। तो अभी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में पूरे सारे वैल्यूज को हम बैठा रहे हैं, 2 पाई स्क्वायर, क्या क्या था भाई साहब एनर्जी का, एनर्जी En, इसकी वैल्यू कितनी थी, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, ठीक है, e रेज टू 4 अपॉन h स्क्वायर n स्क्वायर, ये था ना भाई साहब, ठीक है। ये वैल्यू था, En का वैल्यू कितना था, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। वो 4 या 5 जो आपके फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं उनको याद रखो, बाकी सब कुछ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने ये एनर्जी निकाली कैसे, टोटल एनर्जी से निकाली भाई साहब। टोटल एनर्जी से कैसे निकाली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से निकाली भाई साहब, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकाली, हाफ mv स्क्वायर है, आप इसको कैसे निकाल रहे हो, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वहां से आपने हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो आपको वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और फिर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, जिससे आपको क्या मिल रहा है, हाफ k z e स्क्वायर ऐसा मिल रहा है अपॉन r की वैल्यू आप निकाल रहे हैं और इसको डाल रहे हैं, तो ये आपको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द एनर्जी, इसको आपको याद रखना है। तमाम चीजें आप डाल दीजिए यहाँ पे, 22/7 का स्क्वायर डाल सकते हैं या 3.14 का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, k स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁹ का स्क्वायर, e⁴ मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 का रेज टू 4, h का स्क्वायर मतलब 6.63 इंटू 10⁻34 का भाई साहब स्क्वायर, और n डिपेंड करता है आपका ऑर्बिट। तो ये आपका n जो है तो वही रहेगा। यहाँ पे z आना चाहिए था लेकिन z नहीं, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का भाई साहब z का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 डाल के कोई मतलब नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सारा तमाम आप करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज को तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। जैसे बोर्स रेडियस को आपको याद रखना है, जो बोर्स रेडियस है कहीं कहीं पे r0 लिखा जाता है, कहीं कहीं पे a0 लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू कितना बच्चा बाड़ी 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10, ये आपको याद रखना है। बोर्स रेडियस मतलब द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक ही टाइम पे एक बंदा सो और हंस दोनों कैसे सकता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग आदमी है भाई साहब आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया,
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई वसा दगा 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 राइट पूमा। बाप रे तेरे पास ब्लैक पूमा है, व्हाइट पूमा है, वैसा ग्रे ऑरेंज ये सब है नहीं। हाँ बोल क्या होगा, हाँ 1.6 × 10⁻⁻19 से ओके। ये सब तमाम चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी को याद रखिए 21.76 ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिख रहे होंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, अगर जूल्स में लिख रहे होंगे तो 21.76 × 10⁻⁻19 जूल्स हो जाएगा। ये आया कहां से भाई साहब, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 से ठीक है। तेरे दोनों फॉर्मेट्स में याद रखिए, कहीं कहीं पे आपको आंसर जूल्स में देना पड़ेगा, कहीं कहीं पे आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना पड़ेगा ठीक है। ओके ओके ओके। तो जो एक बात यहां पे उभर के आती है वो ये है कि En की वैल्यू इतनी हो गई फॉर हाइड्रोजन एटम ठीक है, और हाइड्रोजन एटम में भाई साहब Z का कोई वैल्यू नहीं है, Z इज इक्वल टू 1। तो E अगर 1 की वैल्यू हम देखें तो क्या हो जाएगा बोलो, En की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ठीक है ये हो गया आपका En का वैल्यू है ना। तो हर बार क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ n², मतलब आप En को क्या लिख सकते हो, En इज इक्वल टू -2π² m k² e⁴ अपॉन h का स्क्वायर ठीक है, इंटू 1/n का स्क्वायर। जब हमने E1 डाला तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, 1 हो गया। इसकी वैल्यू, तमाम चीजों की वैल्यू कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, या क्या आ गया भाई साहब, -21.6 कितना था, 21.76 आई एम सॉरी 21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ गया ये भाई साहब ठीक है। क्लियर है। तो अभी बताओ मुझे, अगर E2 करोगे तो कितना आएगा ठीक है। E2 अगर करोगे, इफ यू आर डूइंग बेसिकली एनर्जी इन द सेकंड ऑर्बिट, दैट विल बी हाउ मच, -2π² m k e⁴ अपॉन h², और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, n का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू कितनी हो गई, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 13.6, देखो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 की वैल्यू आ गई कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 का स्क्वायर, E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर, E4 की वैल्यू वैसे आती रहेगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल ठीक है। ये कुछ वैल्यूज है, अगर आप याद रख सकते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन सिर्फ अगर इसको याद रखें तो कम से कम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। दैट इज E1 की वैल्यू हो गई आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको एक चीज याद रखनी है ठीक है, ये आपको एक चीज याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये En जो होगा दैट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन भाई साहब n का स्क्वायर, अपॉन n का स्क्वायर ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि सेकंड ऑर्बिट में क्या एनर्जी लेवल होगा, दैट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 का स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट में क्या एनर्जी लेवल होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर। फोर्थ में क्या हो जाएगा भाई साहब, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4 का स्क्वायर। फिफ्थ में क्या हो जाएगा भाई साहब, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर, ओके ओके ओके। तो इसको हम बोलेंगे क्लियरली एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, दिस इज कॉल्ड एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो आपका भाई साहब अलग अलग एनर्जी क्वांटाइजेशन हो रहा है ठीक है। रोहित गया, अपना रोहित भी गया, सो रहा है ओके। द एनर्जी स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 हैज लोवेस्ट एनर्जी लेवल विच इज हाउ मच, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
दिस स्टेट और ऑर्बिट इज कॉल्ड द ग्राउंड और द नॉर्मल स्टेट ऑफ द एटम। ये ग्राउंड स्टेट है या नॉर्मल स्टेट है, यहां से आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो एक्साइट हो और दूसरे ऑर्बिट में लैंड करे, ठीक है। सो नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट। When the hydrogen atom receives energy from outside by processes such as electron collisions, the electron may take transition to some higher energy states. ये जाएगा भाई साहब E2, E3, E4 and these are known as excited states. Excited state में अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को रिटेन नहीं कर पाएगा, वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा और इसी दौरान रेडिएशंस एमिट होंगे, ठीक है, फोटॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, ये तो था भाई साहब आपका बोर्स थियरी, लेकिन बोर्स थियरी में भी कुछ लिमिटेशंस रह गए। बोर्स का जो थियरी था वो ऑलमोस्ट बराबर बैठ रहा था, लेकिन इनके थियरी में एक खामी ये रह गई कि जब भी हम हायर एटम्स पे जाते हैं तो उनका जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको देखने को मिलता है दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, बफन सीरीज ये तो हम बखूबी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं एज पर बोर्स थियरी, क्योंकि ये एसोसिएटेड है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम से। The moment we actually are not referring to either hydrogen or hydrogen-like atoms, then we see a lot of difference, ठीक है। तो यहाँ पे although Bohr theory could successfully explain the spectrum of hydrogen, it had the following shortcomings. This theory is applicable only to hydrogen-like single electron atoms and fails in the case of atoms with 2 or more electrons, ठीक है। तो जहाँ पे भी एटम के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये थियरी फेल हो रही है, ठीक है। In the spectrum of hydrogen, certain spectral lines are not single lines, but a group of closed lines with slightly different frequencies. Bohr's theory could not explain these fine features of the hydrogen spectrum. क्योंकि बोर ने एक फंडामेंटल गलती ये की कि उन्होंने माना कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इसीलिए भाई साहब बोर की थ्योरी बैठ नहीं रही है। क्योंकि देखो बोर के जितने भी कैलकुलेशंस हैं n² h² ये सब भाई साहब क्या है, मतलब आर आप डिफाइन करो ना, इसी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस रेडियस पे नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का भाई साहब वेव मोशन है, उसका रेडियस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है। इसीलिए इन चीज़ों के मद्देनज़र आप जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे उसमें भाई साहब डेविएशंस आएगा। तो इसीलिए देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट और देयर इज़ नो स्टेशनरी ऑर्बिट, देयर इज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि 99.9% इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही होगा, लेकिन हो सकता है इसके बाहर भी हो। So it is impossible to actually trace out the path of the electron or with certainty say that the electron will lie within this orbit. Clear है? Are we clear on this one people? ठीक है? So it does not explain why only circular orbits should be chosen while elliptical orbits are also possible. आप भाई साहब देख लो, s ऑर्बिटल आपका सर्कुलर होता है, p देखो, d देखो, ये कोई भी भाई साहब आपके सर्कुलर नहीं है, इलेप्टिकल है, डम्बेल शेप्ड है, ठीक है। तो as electrons exhibit wave properties also, so orbits of electrons cannot be exactly defined in Bohr's theory. बोर का theory भाई साहब बोल रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स ही हैं, ठीक है। Bohr's theory does not tell anything about the relative intensities of various spectral lines. It does not explain the further spreading of a magnetic field. Okay, spectral lines जो होते हैं, जो लाइमैन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बफन सीरीज, जब हम इन लाइंस को, जब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फ्लुएंस करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट अप होता है, ठीक है। So it does not explain the further spreading of spectral lines in magnetic field. तो इस अभी तक ये एक ही स्पेक्ट्रल लाइन था, अभी इसके एक के 4 बन जाएंगे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस किया या इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस किया, तो मतलब यही एक का 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो स्पेक्ट्रल लाइन्स की स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड में और इसको हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, और स्पेक्ट्रल लाइन्स की स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। These were effects which were not able to be explained by Bohr's theory, ठीक है। ओके, हमारा लेना देना यहाँ तक ही था इन एटम्स, ठीक है। इसके आगे जितने भी कैलकुलेशंस हैं उनसे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि लगभग ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हुई हैं ये सही हैं आज के तौर पे भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जितना भी कैलकुलेशन है वो बोर के थियोरी के आजू बाजू ही है, ठीक है। Although it is wrong in many senses, but still whatever calculations we are doing with regards to radius of orbit, velocity of electrons or kinetic energy or potential energy, whatever calculations we are actually doing are relevant, ठीक है। Okay, so excitation energy of an atom is defined as the energy required by its electron to jump from the first ground state to any of the excited states, ठीक है। अभी जैसे समझो यहाँ पे हमने
E2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखो तो भाई साहब समझो, जैसे ये आपका E1 है, E1 की वैल्यू कितनी है इन हाइड्रोजन एटम। E1 समझिए, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब n इज इक्वल टू 1 और Z भी यहाँ पे कितना है भाई साहब 1, कितना है एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका E2 बाबू कितना हो जाएगा E2? श्लोका जल्दी बता जल्दी, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो देखो इनको चलो, सोदलू राम, अरे अब भी तो डिस्कस किया। n का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा? नहीं n का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n का स्क्वायर। देखो En इतना ही होता है, ठीक है, En इतना ही होता है। तो यहाँ पे भाई साहब E2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 का स्क्वायर। इतने सारी चीज़ों को आप याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे चीज़ों को याद रखिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4। कर लो भाई साहब, कितना आएगा? 4 3 12, 4 4 16, है ना। E2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपका भाई साहब E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा? E2 की वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मीन्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियरम पीपलम, ओके। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन, तो E3 माइनस E1 अगर हम कर रहे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कंटिन्यूअस बातें की जा रही तुम। आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। आप एटम को एनर्जी जब देते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा या तीसरे ऑर्बिट में जाएगा। क्या आप इतना एनर्जी एटम को दे सकते हैं कि वो वापस ही ना आए? यस, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आपका एक एटम है, ठीक है, इसको हमने सोडियम को हमने क्लोरीन को सामने नहीं लाया है, लेकिन ये Na+ बन गया है। मतलब एक्चुअली में हमने किया क्या है कि सोडियम एटम को इतनी एनर्जी दी है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इकलौता इलेक्ट्रॉन था वो भाई साहब चला गया और वापस नहीं आया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू बेसिकली नीड टू सप्लाई टू एन एटम so that an electron from its outermost orbit is expelled into infinity and never comes back, that is known as ionization energy. Ionization energy मतलब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लूज होगा तो वो एटम क्या बन जाएगा? एक आयन बन जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे। अभी क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लॉस हो गया। ये लॉस होना मतलब किसी को उसने डोनेट नहीं किया है, यहाँ पे परमानेंट लॉस है, इट्स नॉट गोइंग टू गेट इट बैक। You have applied so much of energy to it that the electron has skipped off to infinity and the electron is not going to come back. So in that case the atom has turned into an ion. Why it has turned into an ion? Because now the number of protons are not equal to the number of electrons. ये number of protons और number of electrons अभी equal नहीं रहेंगे। क्लियरम, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। हम ऐसा मानते हैं कि आपका जो इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों 0? आए रहे, क्यों 0? इनफाइनाइट मतलब हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट जो एनर्जी होगी वो 0 होगी। बरसा जल्दी से बताना है भाई साहब। हाँ, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ओके, देखो अभी आपने देखा ना यहाँ पे आपका इनफाइनाइट ना, ये इनफाइनाइट है, तो इस एकदम सिंपल तरीके से देख लो। ई इन्फिनिटी क्या लिखोगे तुम? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज पर पूजा मैडम समथिंग, ठीक है। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया समथिंग आपका, और ये हो गया इनफाइनाइट का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1/0 का स्क्वायर, तो ये 0 ऊपर जाएगा तो आपका पूरा कितना आ जाएगा? ये दिस विल बी 0। जब भी आपके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट में जब भी आपका इन्फिनिटी आता है, चाहे इन्फिनिटी आए चाहे इन्फिनिटी स्क्वायर है, इन्फिनिटी स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगी ना एक टाइप की, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 0, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपका ई इनफाइनाइट का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 0, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा ई जो है उसका कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अगर मुझे हाइड्रोजन एटम में इतनी एनर्जी देनी है कि वो भाई साहब परमानेंटली हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इट लूजेस इट्स वन इलेक्ट्रॉन परमानेंटली, तो वो कितना आयनाइजेशन एनर्जी होगा? दैट विल बी E infinity minus E1, that will be 0 minus 13.6 electron volt. That is going to give you how much? 13.6 electron volt. Clear? Are we clear on this one people? तो इसका मतलब अगर आपने हाइड्रोजन एटम पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लूज कर जाएगा. इट विल बी एक्सपेल्ड ऑफ, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक. ठीक है, तो इट विल परमानेंटली गेट कन्वर्टेड इनटू एन आयन. एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये समझ में आ रहा भाई साहब? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? एक्साइटेशन पोटेंशियल, इट इज दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच गिव्स टू अ बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू एक्साइट इट्स टारगेट एटम बाय रेजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर टू एन आउटर ऑर्बिट. तो आप देखो भाई साहब, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? मतलब ये जर्नी कहां से कहां तक की है? E2 से E1 तक की है. तो कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है, आपको इतना अगर एनर्जी दे दिया जाए तो इट विल बी एक्सपेल्ड. ठीक है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये -1.5 आया. ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? E3 माइनस E1. ठीक है, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E4 माइनस E1. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ठीक है, ओके. सो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई साहब? इट इज दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल which gives to a bombarding electron sufficient energy to ionize the target atom by knocking off its electrons completely out of the atom. आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या हो जाएगा? देखो, एनर्जी और पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा. देखो, जब आप किसी चार्ज को, समझ लो ये एक चार्ज है, इसका वैल्यू है Q, इसको आप अगर पोटेंशियल में रखते हो, किसी पोटेंशियल डिफरेंस में आप रख रहे हो, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी QV. तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अगर आप भाई साहब किसी पोटेंशियल में रख रहे हो तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? EV. सिंपल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जिस वोल्टेज पे आपने रखा है ये हो जाएगी भाई साहब इसकी एनर्जी. तो यही यहाँ पे किया जा रहा है. देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ आपका E इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब यही तो हो गया ना आपका एनर्जी. ठीक है, तो इसका मतलब एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? देखो, इस चीज को समझो. अभी हम क्या बोल रहे हैं? कितनी एनर्जी आपको इस एटम को देनी है? किसकी एटम को? हाइड्रोजन एटम को देनी है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली इससे लूज हो जाए. तो आप बोलोगे भाई साहब बड़ा सिंपल है, E इंफिनिटी से -E1 कर दें भाई साहब, है ना. इतनी एनर्जी अगर हम दें तो ये परमानेंटली लूज हो जाएगा. मतलब 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज हाउ मच? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियरम, क्लियरम, क्लियरम. इतनी एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम को दी जाए तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली लूज करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है? अभी मुझे बताइए कि ये तो एनर्जी की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन की, पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा? व्हाट विल बी द पोटेंशियल रिक्वायर्ड? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू नीड टू गिव. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट यू नीड टू गिव? नहीं, देखो 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 भाई साहब, समझ लो यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया है आपने. इन दोनों के बीच में वोल्टेज जो है वो है V. ठीक है, और इनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज वैल्यू है Q, ये आपने डाल दिया है. ठीक है, तो इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? Q इंटू V. इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी अभी कितनी हो जाएगी? इस पे जो चार्ज है और जिस वोल्टेज के दरमियान आपने इसको रखा है, तो ये हो जाएगा QV. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? EV, है ना भाई साहब, यही तो आ रहा है एनर्जी. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपने कितना पोटेंशियल दिया है? V पोटेंशियल दिया है, तो V कैसे आएगा? हाँ, V पोटेंशियल ही दिया ना, हम बता ही रहे हैं ना. देखो, तो ये आपका V पोटेंशियल दिया हुआ है, दो एंड्स के बीच में आपने एक चार्ज को इसमें अंदर रखा हुआ है. इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q इंटू V. तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई साहब एक चार्ज है जिसकी एनर्जी है QV, क्यों हुई और कितने पोटेंशियल से ये हुई, तो आप क्या जवाब देंगे? V. लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाएंगे कि भाई साहब जो भी एनर्जी होगी अपॉन जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हो जाएगा उसका भाई साहब क्या? पोटेंशियल, है ना भाई साहब. भाई हमारा यहाँ पे यही है ना. देखो, E इज इक्वल टू QV है, तो V मतलब कितना हो जाएगा? E बाई Q. समझ में आता हूँ? ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आपका कितना आया है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है ना. ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, डेल्टा E की वैल्यू, ये एनर्जी आपको इसमें देनी पड़ेगी. कितना आया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. अभी आप देखो यहाँ पे भाई साहब
E इज इक्वल टू, यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे E, और ये हो जाएगा V, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन E। E की वैल्यू कितनी आई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन, तो इतने वोल्टेज से ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है भाई साहब, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है भाई साहब? आयनाइजेशन पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल टू डू व्हाट, दोनों से एक ही काम हो रहा है, दोनों से एक ही काम हो रहा है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन इज परमानेंटली रिमूव्ड आउट ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन इज परमानेंटली रिमूव्ड आउट ऑफ द एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज परमानेंटली रिमूव्ड आउट ऑफ द एटम। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस बना। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या हो जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी, इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट क्या बोलेंगे, द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम परमानेंटली। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी 13.6 वोल्ट। क्लियर है, इतना वोल्टेज आपको देना पड़ेगा और इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके, तो दैट इज ऑल दैट इट मींस। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपके फार्मूले। देखो जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ फंडामेंटल डेरिवेशंस को याद रखिए, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप याद करके चीज़ों को लिखेंगे। याद करके अगर आपको जमता है तो कीजिए, बट फॉर मी इट विल बी कंफ्यूजिंग। ठीक है, फंडामेंटल चीज़ों को याद रखिए। ये kZe²/r² क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपका 1/4πε0 ZE/r²। धन्य हो महाराज। ओके, FE, और ये हो गया आपका F/c। ठीक है, तो K तो बैठा भी है भाई साहब एक दुबले पतले इंसान के बाजू में, गिर भी गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद ही गिर जाएगा तेरे साथ। ओके, KZE और E/r²। ठीक है, ये हो गया आपका कितना mv²/r। ठीक है, तो ये हो गया आपका KZE²/r² mv²/r। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दूसरे टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो। मैंने देखा है, कभी हमारे समय पे तो एक टीचर था, वो ऐसे डस्टर फेंक के ही मारता था। खैर, वो मेरे बाजू में ही कोई इंसान बैठा हुआ था जिसको डस्टर फेंक के मारा था। वो बंदा मेरे बाजू में बैठा हुआ था, उसको पता नहीं शायद पेट दर्द हो रहा था या कुछ ऐसे ऐसे हो गया थोड़ा सा, उसने वो डस्टर जो वो वुडन वाला डस्टर होता है वो ही फेंक के मारा, फिर वो सर से ऐसे खून निकलने लगा। तो सब क्लास तो देख रही है। हमारे टाइम पे ये सब मारा मारी होती थी। एक तो मैं बॉयज़ स्कूल में था, मतलब वहाँ पे सब आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी। ठीक है, पीपल वेर मोस्टली क्रिमिनल्स, मतलब बॉयज़ स्कूल में कुछ है ही नहीं, मतलब हम नाश्ता पानी भी गाली गलौज से ही करते थे। तो मतलब ये खून खराबा कोई आज की तारीख में ऐसा हो जाए तो भाई साहब हंगामा हो जाएगा, है ना, लेकिन ये चलता है। तो मेरे को बोला तू क्या कर रहा है, मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ सर, मेरे को ही बोल रहे हैं क्या कर रहा है, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, लेके जा ऑफिस में। हाँ ठीक है, लेके गया मैं ऑफिस में। ऑफिस में भाई साहब जो पियोन हैं वो हमारे भाई साहब मेडिसिनल एक्सपर्ट हैं। जो पियोन होता है ना, मतलब हमारे स्कूल में रोज़ मारामारी होती थी, स्टूडेंट्स में मारामारी होती थी, टीचर्स लोग स्टूडेंट्स को ठोते थे, तो खून खराबा होता ही था, कोई ना कोई कटपुट के आएगा ही ऑफिस में। और ये भाई साहब इतने एक्सपीरियंस हो गए थे कि इनको स्टिचिंग भी आ गया था। मतलब जो कंपाउंडर या डॉक्टर करता था किसी क्लिनिक में, ये पियोन इतना एक्सपीरियंस हो गया था ये सब ट्रीटमेंट करते करते कि ये खुद ही स्टिचिंग कर देता था। अभी तो इस बंदे को लेकर गया मैं, क्या है सर मारा, तूने मारा रहेगा। मैंने बोला अरे मैं क्यों मारूं, नहीं तूने मारा रहेगा। खैर उसने तो मेरे को ऐसा धक्का दिया उसने बाहर, और वो ऐसे उसको ऐसे बेंच पे बैठाया और ऐसे सिलने लगा उसको वैसे। ये मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया और अच्छे से करता था वो। तो ट्रीटमेंट हो गया भाई, बाहर क्लास में आ गया भाई साहब हम सब। दूसरे दिन ये बंदा फिर आया, मतलब जो जिसको मारा था। मैंने उससे पूछा तेरे घर वालों ने कुछ नहीं बोला, क्या हुआ? नहीं। मैंने बोला पूछा नहीं ये क्या करके आया है? बोला हाँ पूछा। तो
क्या बोला तूने, किसने किया है? तो तूने, मैंने कब किया? तो मेरे को पहली बार ये बात समझ में आई कि अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है उसकी सेवा करो, ये डेंजर है, ठीक है? क्योंकि ये सर ने मुझे बोला था कि जा उसको लेकर जा, मतलब ये साजिश थी कि इसको फंसाना है, ठीक है? जस्ट बिकॉज आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा। हालांकि उसके घर वाले बड़े शरीफ थे, वो मुझे देखा भी उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं बोला, तो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये आम बात थी। स्कूल से कट पुट के आना ये हमारे लिए बहुत आम एक मामला था। तो मैंने देखा है, तो ये सो रहा था, उसका ऐसा खून खराबा कर दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान लाइव क्लास में बैठकर सो सकता है तो उसका दिमाग बहुत शांत है। ऐसा मेरे को लगता है कि सोना एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। और आप, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और ये बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट था। मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लोग अरेस्ट हो जाते थे, क्रिमिनल्स हो जाते थे, तो क्रिमिनल्स नहीं, जो लोग मतलब ये फाइट करते करते बॉर्डर में घुस गए और इनको अरेस्ट कर लिया, वैसा इनके ऊपर ताबड़तोड़ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बहुत गंदे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। इनके ऊपर वैक्सीनेशंस के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, इनके ऊपर बहुत गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जो भी साइंटिस्ट को मन पड़ता था इनके ऊपर करते थे, ठीक है? आपको मालूम है कोरोना का वैक्सीनेशन आने में इतना टाइम क्यों लग गया? 2-2.5 साल आप क्यों लग गए? क्योंकि आपके जो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं उसके लिए बहुत बड़ा परमिशन लेना पड़ता है। ह्यूमन ट्रायल्स आप नहीं कर सकते, आपका पहले एनिमल ट्रायल्स होता है। किसी भी वैक्सीनेशन बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन वो फिर ट्रायल्स होते हैं। तो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भाई साहब आपको बाकायदा मतलब बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ह्यूमन ट्रायल्स कैन गो सुपर रॉन्ग, और उससे भाई साहब डिजीज़ फैल सकती है और ज़्यादा। तो ये रीज़न था। लेकिन उस टाइम पे ताबड़तोड़ ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे थे। जिनको भी बंदी बना लिया जा रहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन पे ताबड़तोड़ ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे थे। उस टाइम पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा मेडिसिनल चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। 1920s तक हमारे पास कोलेरा का जवाब नहीं था, टीबी का जवाब नहीं था, हमारे पास स्मॉल पॉक्स का जवाब नहीं था। ये सारी तमाम चीज़ें 1947 के आते आते सब खत्म हो गई, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास सबका वैक्सीनेशन हो गया। तो 20 सालों में इतने वैक्सीनेशंस कैसे निकले? क्योंकि ताबड़तोड़ ह्यूमन ट्रायल्स हुए, ठीक है? और ये ह्यूमन ट्रायल्स के सब्जेक्ट्स थे ये लोग जो पकड़े जाते थे वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है? और एक बहुत खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट हुआ था स्लीप के ऊपर। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू स्लीप, व्हाट विल हैपन? 5 कैदियों को एक रूम में रखा गया, और हर मतलब जैसे अभी देखो भाई साहब, नींद तो आएगी, तुमको खाना दिया जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा बंद रूम है, नींद पर कोई बिना नींद के नहीं रह सकता। जैसे ही नींद किसी को आने लगे, जोर से सायरन बज उठेगा, हर आधे घंटे में जोर से सायरन बज उठेगा। तो समहाउ दे वर नॉट अलाउड टू स्लीप। कुछ दिनों बाद सिर्फ एक ही इंसान बचा, और बचा तो ऐसा मतलब दूसरे के नामो निशान तक नहीं मिले। मतलब ये अभी कार्निवोरस हो गया था, इसने बाकी को मारकर खा गया। इतना पागल हो सकता है इंसान, ठीक है? तो स्लीप इज़ समथिंग विच कैन एक्चुअली, मतलब यू विल कम्प्लीटली लूज योर साइक, ठीक है? आप पूरे डामाडोल हो जाएंगे। हमारे भाई साहब जो भी पंडित और जो भी आपके लोग हैं वो बोलते हैं ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। मैंने बोला यार नहीं, सोना चाहिए आपको, क्योंकि आपका 90% ग्रोथ जो है वो सोने में ही होता है, आपका दिमागी ग्रोथ और आपका बॉडी का ग्रोथ। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी पीसफुल स्लीप। इसलिए मैं ऐसे त्योहारों को हेट करता हूँ जहाँ पे आप सो नहीं सकते, धाड़ धूड़ रात के 12-1 बजे तक बजे जा रहे हैं भाई साहब। पीपल शुड बी अलाउड टू स्लीप। तो आपका स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी कला है कि आप लाइव क्लास में बैठ के सो जाएं, ठीक है? मैं मैं रिलीजन को ज़्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को एक बार छोटे में ज़बरदस्ती किसी बाबा के प्रवचन पे लेकर गई थी। तो बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, मैं तो बैठा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ। तो प्रवचन के एंड में एक मतलब बूढ़ी महिला थी, वो 65 कुछ, उनका 65-67 ऐसा एज होगा। तो उन्होंने बाबा जी को बहुत सारा गिफ्ट वगैरह दिया। बाबा जी बोले भाई अच्छी बात है, तो मुझे लगता है आप इतना सारा गिफ्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब मेरा प्रवचन आपको शायद बहुत अच्छा लगा हो। तो मेरे प्रवचन में कौन सी बात आपको अच्छी लगी? 7 दिन से मैं प्रवचन कर रहा हूँ और 3 घंटे रोज़ प्रवचन करता हूँ, तो कौन सी बात आपको अच्छी लगी? तो ये माता जी चुपचाप, नहीं माता जी कौन सी बात अच्छी लगी? मैंने आपका प्रवचन नहीं सुना है, मैं रोज़ आती थी और यहाँ पे 3 घंटा बेखबर सोती थी। मतलब ऐसे ही मैंने बहुत सारा इलाज कराया लेकिन मुझे नींद नहीं आया, ठीक है?
मैं भाई साहब डॉक्टर्स के पास गई, ये तब बहुत सारा इलाज कराया, बट समहाउ आई हैव लॉस्ट माई स्लीप, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आती थी आपका प्रवचन स्टार्ट होता था और मैं ढुस, ठीक है। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि ये मुझे बहुत, मतलब आप मुझे एक तरफ से गिफ्ट दे रही हैं और एक तरफ से ये बोल रही हैं कि भाई मेरे प्रवचन आपने सुने ही नहीं है, तो मतलब आप तमाचा भी मार रही हैं और मेरे को गिफ्ट भी दे रही हैं। लेकिन बाबा जी ने ये बोला कि ये एक बात मेरे को अच्छी लगी, वो ये बोल रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है मालूम है, आपके दिमाग में इतना ज़्यादा तनाव है अपने फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, जो भी है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, और मतलब हमेशा आप ना इसमें उलझे हुए, जिसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आ रही है, एक नॉर्मल सी नींद नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आती हैं और भजन चालू होता है और मेरा प्रवचन चालू होता है, आप इसको सुनने की कोशिश करती हैं और ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाती हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, आपका बॉडी जो आज तक सो नहीं पा रहा है ठीक से, ठप्प से वैसा हो जाता है, वो वापस आएगा ही, ठीक है। बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, आपके बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, वो सोने की एक रिक्वायरमेंट है भाई साहब, वो पूरी करेगा ही, ठीक है। अदरवाइज आप जी नहीं सकते हैं, तो वो आएगा ही। जैसे ही आप मतलब मुझे सुनने की कोशिश करते हैं, ये सारे आपके ज़ीरो आउट हो जाते हैं, और जैसे ही ये सारे थॉट्स आपके ज़ीरो आउट हो जाते हैं, फटाक से नींद आती है, क्योंकि इतने दिन से आप सो नहीं पाएंगे। मैं जब एक ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ पे आपका एक यूएस का क्लाइंट आया हुआ था हमारा, मेरे साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, उसके सारे बॉडी में टैटू था भाई, ये पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ब्रेक में उसके साथ कॉफ़ी पी रहा था, तो बोलता है कि बाकी सब बातें छोड़ो, तो हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप। मैंने बोला 6-7 आवर्स आई डू स्लीप। सो बोलता है कि नहीं, बट हाउ डू यू स्लीप। मैंने बोला हाउ डू यू स्लीप मीन्स वॉट। आई गो होम, आई टेक माई लंच, आफ्टर आई टेक माई लंच और माई ब्रेकफास्ट, और तो जो भी है, मैं रात के शिफ्ट में से वापस आता था, तो आई टेक माई डिनर एंड लंच, जो भी जैसा टाइम होता है, उसके बाद देन आई गो ऑफ टू बेड एंड देन आई अगेन वेक अप एंड ऑफिस के लिए वैसे, ये मेरा नॉर्मल रूटीन है। नो, हाउ डू यू स्लीप, इतना पका रहा है मेरे को। मैं बोला वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट टू नो। वो बोल रहा है आई वॉन्ट टू नो वेदर यू गेट नॉर्मल स्लीप। मैंने बोला अभी तक तो नॉर्मल स्लीप है, आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। वो बोल रहा है भाई आई बिलोंग टू अमेरिका वेर इन 80% ऑफ द पीपल आर हैविंग स्लीप अंडर द पिल्स इफेक्ट, मतलब वो सब के सब स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम एक ऐसे समाज में परिवर्तन होगा हमारा, जहाँ पे हमारे लिए स्लीप नॉर्मल नहीं रहेगा, इट विल बी एन एबनॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। सो इसको बजाय रखिए, इतना भी मत कीजिए कि भाई ओके। और आपका ये हो गया के जेड ई का स्क्वायर आर का स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, दैट इज ये हो गया आपका भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हो गया आपका एम वी स्क्वायर, ठीक है। एच इंटू वी, ये हो गया आपका E2 माइनस E1 या EN2 माइनस EN1, ठीक है। और ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, देखो NH बाई 2 पाई, वी एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई के ई स्क्वायर बाई NH। याद नहीं रख पाएंगे आप, कैसे इसको याद रखना है भाई साहब, इन दोनों में से उठा लो करके, ठीक है। इन दोनों में से उठा लो, आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों में से उठा लो, या आप इसको भी ले सकते हो, MVR की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। तो दिस इज सब, और ये पूरा जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये इतना वैल्यू, देखो ये पूरा आपका कांस्टेंट है, देखो इतना हिस्सा पूरा कांस्टेंट है, 2 है, पाई है, के मतलब हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई मतलब हो गया भाई साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, एच हो गया आपका 6.6 इंटू 10⁻34। इस पूरे को हम क्या लिखते हैं अल्फा, और ये हो गया आपका C/N, वेयर अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखा इनका भाई साहब कुछ बोल रहा था नहीं बाबू, कितनी होती है इसकी वैल्यू, इससे तुमसे तो ये वाला भाई साहब, इसकी तो आंखें बंद है, तुम्हारी दिमाग भी बंद है भाई साहब, आंखें खुली है बस। ये क्या हो जाएगा 1/137, कल हमने डिराइव तो किया था इसका वैल्यू, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, इसका वैल्यू हो जाएगा भाई साहब 1/137 के, और ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, कोई यूनिट नहीं, इसका वैल्यू क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ये यूनिटलेस होगा, ये पूरा जो क्वांटिटी है आपका यूनिटलेस होगा। दिस इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1/137, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भाई साहब KZE का स्क्वायर बाई 2R, पोटेंशियल एनर्जी माइनस KZE का स्क्वायर बाई R।
तो आप अगर टोटल एनर्जी करोगे तो कितना आ जाएगा आपका E1 बाई एन का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि कभी कभी देखो जो सवाल बनते हैं ना आपके कंपटीशन लेवल के सवाल, वो आपके डेरिवेशन से जुड़े होते हैं। अभी अगर आपको डेरिवेशन मालूम है ये, और आप अगर रट के गए कि भाई साहब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन का स्क्वायर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क यहाँ पे हो जाएगा अगर आपको ये नहीं मालूम है तो, ठीक है। क्योंकि अगर एटम चेंज कर दिया आपका तो जेड स्क्वायर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जब तक हाइड्रोजन एटम का मामला है तब तक तो ये आप आंख बूंद के लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपका भाई साहब कोई दूसरा एटम ले लिया है उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपका ये होगा। इसीलिए फिजिक्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आप पूरे डेरिवेशन में देखोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वो उठा लेंगे जिसको शायद आप एक साधारण स्टूडेंट के हिसाब से नज़रअंदाज करोगे और उसी भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, उसी भी क्वेश्चन बनता है। तो हम ज़्यादा करके ये इस पे ही जाते हैं, अरे ये इजी है भाई साहब ये है, लेकिन इसमें एक क्वांटिटी है जेड स्क्वायर का और जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। जैसे ही आप हाइड्रोजन लाइक एटम लोगे, जैसे हीलियम ले लिया या लिथियम ले लिया, जो आजू बाजू है उस पर ये जेड स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब आपका 13.6 नहीं आएगा, ठीक है। तब आपका क्या आएगा भाई साहब, तब आपका आएगा En इज इक्वल टू -13.6। करेक्ट इक्वेशन अगर हम देखेंगे दिस विल बी हाउ मच, z का स्क्वायर अपॉन भाई साहब n का स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, -13.6 z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन हो गया तो उसका z का वैल्यू 1, हाइड्रोजन लाइक होगा तो आपको देखना पड़ेगा हीलियम है, लिथियम है, जो भी उसके आजू बाजू है, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, आपका En माइनस के तो के मतलब En क्यों, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, -12 के ZE का स्क्वायर बाई आर, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका En कितना आया, En की वैल्यू आई -12 के ZE स्क्वायर बाई आर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, En की वैल्यू हो गई -ke, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ के, ठीक है। अगर आप इसको 2 से माइनस, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा कितना आया था भाई साहब, के ZE का स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी दिस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, क्लियर है। वेव नंबर हमने जैसे देखा, वेव नंबर इज 1 बाई लैम्डा, दैट विल बी r 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, वेयर r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जनरली आपके पेपर में दी रहेगी, ठीक है। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट नीड्स टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेट रिड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। और भाई साहब ये टी एन क्या है भाई साहब, आपका टी एन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, अगर समझ लो nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये nth ऑर्बिट है, ठीक है, उसको एक चक्कर मारने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक चक्कर मारने में डिस्टेंस कितना कवर होगा बोलो, ये हो गया आर एन डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दिस विल बी टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना भाई साहब। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे बोलो, 2 पाई आर एन, और स्पीड कितना है बोलो, स्पीड हो गया आपका वी एन, है ना, nth ऑर्बिट में जो स्पीड है। ओके, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2 पाई आर एन, 2 पाई आर एन अपॉन वी एन। हमने आर एन और वी एन की वैल्यूज निकाली हुई है, उनको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस इज व्हाट वी विल गेट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट, तो टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, टी एन विल बी इक्वल टू, ये आपका जो है T1 की वैल्यू इंटू एन क्यूब। इसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ये बाकी सारा तो भाई साहब आपका चेंज होने से रहा, अगर एटम सेम है तो जेड ही सेम रहेगा, ठीक है, और बाकी सब आपका चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Tn विल बी इक्वल टू T1 इंटू एन का क्यूब। तो टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर एन ऑर्बिट or the nth orbit will be equal to time taken by the electron to cover the first orbit into n cube, ठीक है, क्लियर है। रिडबर्ग कांस्टेंट की देखो ये वैल्यू दी हुई है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ये वैल्यू दी सकती है आपको। ये तो आपका रहेगा ही भाई साहब 9.1। ओके ओके ओके, अब का ही सवाल करेंगे भाई साहब।
ये ठीक है, जाओ।